तो चलिए सीधे बात करते हैं मिडिल ईस्ट के इस बेहद उलझी हुई और तेजी से बदलती सिचुएशन की। और हमारा खास फोकस रहेगा खाड़ी देशों पर कि इस पूरे संकट में उनका क्या हाल है और वो इससे कैसे निपट रहे हैं। इस पूरी कहानी को समझने की शुरुआत एक आम इंसान के अनुभव से करते हैं। सोचिए, कोई अपने परिवार के साथ दुबई में है, फ्लाइट लेता है और कुछ ही घंटों में पता चलता है कि जिस इलाके से वो अभी-अभी निकला है, वहां एक बड़ी जंग छिड़ गई है। ठीक है, तो इस पूरी सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि वो पहला हमला क्या था जिसने इस आग को भड़काया। तो बात है 28 फरवरी की। इस दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया एपिक फ्यूरी और अमेरिकी अधिकारियों ने ये साफ किया कि ये कोई छोटा-मोटा हमला नहीं है, बल्कि एक लंबा चलने वाला अभियान है जिसका मकसद पूरे ईरान के ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना है। अब देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो है इनके टारगेट्स। ये सिर्फ कोई मिलिट्री ठिकाने नहीं थे। निशाना बनाया गया सीधे सीधे ईरान की सरकार, उनके इंटेलिजेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री और यहाँ तक कि उनके सुप्रीम लीडर के घर को भी। अब जाहिर है ईरान चुप तो बैठने वाला था नहीं, और उनका जवाब इतना तेज और इतना जबरदस्त था कि उसने देखते ही देखते पूरे खाड़ी क्षेत्र को एक जंग के मैदान में तब्दील कर दिया। ईरान ने अपने जवाबी हमले को नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 और इसके तहत उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की ऐसी बौछार की जो सिर्फ इजराइल तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी ठिकानों तक पहुंची। और इससे ये साफ हो जाता है कि मामला कितना बढ़ गया था। जवाबी कार्रवाई सिर्फ एक देश तक नहीं थी। लिस्ट देखिए, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, कम से कम 7 देशों में मौजूद अमेरिकी एसेट्स को निशाना बनाया गया। और ये सिर्फ दावे नहीं हैं। कई रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया है कि बड़े अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर सीधा हमला हुआ है। सबसे बड़ा निशाना बना बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवी का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, जिसके बाद वहां फौरन इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। इन हमलों का असर सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक नहीं रहा, इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसे अनिश्चित काल के लिए बंद करना पड़ा। अच्छा, इस बीच यूएई के अधिकारियों की तरफ से एक आंकड़ा आया है 1132। उनका दावा है कि ईरान ने जो कुल 1137 मिसाइलें दागी, उनमें से इतनी मिसाइलों को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने कामयाबी से हवा में ही रोक दिया। लेकिन इन सब नंबरों और आंकड़ों के बीच एक और बहुत बड़ा आंकड़ा है, 1 करोड़ से ज्यादा। ये उन भारतीयों की संख्या है जो इन खाड़ी देशों में रहते हैं, और वह सब अचानक रातों रात खुद को एक वॉर जोन के बीच में पाते हैं। और देखिए, जब किसी इतने अहम इलाके में इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ती है तो उसका असर सिर्फ वहीं तक नहीं रहता। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर लगभग तुरंत दिखने लगा। इस खतरे को समझने के लिए भारत का ही उदाहरण लेते हैं। हम अपने इस्तेमाल का 50% से भी ज्यादा कच्चा तेल हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के रास्ते से मंगाते हैं, और ये वही रास्ता है जिसे ईरान ने बंद करने की धमकी दी है। मार्केट ने तो इस पर तुरंत रिएक्ट किया, तेल के दाम चढ़ने लगे, और एक्सपर्ट्स ने तो यहाँ तक चेतावनी दी है कि अगर ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया तो तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर तक जा सकती हैं। और मामला सिर्फ तेल का नहीं है। खाड़ी के ऊपर का पूरा एयर स्पेस बंद होने से जो हालत बने हैं, उसे लॉजिस्टिकल ब्लैक होल कहा जा रहा है। मतलब एक तरह से यूरोप और एशिया के बीच की मेन हवाई कनेक्टिविटी ही टूट गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ आखिर अभी क्यों हुआ? इसके पीछे की असली राजनीति क्या है? कुछ तो आधिकारिक वजह बताई जा रही है, लेकिन कुछ पर्दे के पीछे के राजनीतिक दांवपेच भी हो सकते हैं। तो एक तरफ तो ये आधिकारिक लक्ष्य हैं, जैसे ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करना, उनके प्रॉक्सी गुटों को कमजोर करना और न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एनालिस्ट्स का ये भी मानना है कि ये शायद अपने अपने देशों में चल रही राजनीतिक मुश्किलों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश हो सकती है। इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे पास जवाबों से ज्यादा सवाल हैं, और यही वो अहम सवाल है जो इस संकट का आने वाला कल तय करेंगे। पहला सवाल, क्या ईरान की लीडरशिप शुरुआती हमलों के झटके के बाद भी प्रभावी ढंग से कंट्रोल में है? क्योंकि उनका अगला कदम क्या होगा, ये इसी बात पर निर्भर करता है।
दूसरा और शायद सबसे बड़ा सवाल, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य का क्या होगा? अगर ये बंद हो गया तो ये दुनिया की 20% तेल सप्लाई को एक झटके में रोक देगा, जिसके नतीजे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत भयानक हो सकते हैं। और आखिर में सबसे बड़ा डर इस बात का है कि ये जो अभी एक क्षेत्रीय संघर्ष दिख रहा है, कहीं ये और ना फैल जाए। क्या सऊदी अरब और फ्रांस जैसे दूसरे देश भी सीधे सीधे इस जंग में खींचे चले आएंगे? तो जब हम दुबई और रियाद जैसे शहरों पर मिसाइलें उड़ती हुए देख रहे हैं, तो ये हमें उस सबसे बड़े और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या ये मिडिल ईस्ट में एक और लंबे और शायद पहले से भी ज़्यादा विनाशकारी युद्ध की सिर्फ एक शुरुआत है?